पुराने समय की बात है। एक राजा के 7 बेटे थे। उनमें से 6 की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था और उसे बहुत प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी छोटी भाभी सामने से आती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने कहा, भाभी मुझे एक गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? यह सोचकर भाभी मन ही मन चिढ़ गई। उन्होंने ताने भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना बड़ा घमंड है तो जाओ, रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, जब तक मैं रानी पद्मिनी को लेकर नहीं आऊंगा, तब तक इस महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी थी, लेकिन उसने गंभीर रूप ले लिया। रानी पद्मिनी दूर सिंघल दीवप में रहती थी। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़, नदियां और सागर थे। लेकिन राजकुमार ने ठान लिया था और वह अपने संकल्प पर था। राजकुमार ने तुरंत वजीर के बेटे को बुलाया और उसे सारी बात बताई। 2 घोड़ों को तैयार करने का आदेश दिया, पर वजीर का बेटा बार बार समझाता रहा कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर कायम था। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं महल में कदम नहीं रहूंगा। वजीर का लड़का चुप हो गया और दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। दोपहर के समय उन्होंने एक आम के बाग में रुककर डेरा डाला। वहां उन्होंने खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर आगे बढ़ गए। शाम होने लगी, गोधूली का समय आ गया। तभी उन्हें सामने एक बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात हम इस बाग में गुजारते हैं, कल सुबह जल्दी चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला हुआ था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक नहीं दिख रहा था। वजीर के लड़के ने बाग की ओर देखा और कहा, मुझे यहां कुछ खतरा महसूस हो रहा है, हमें आगे कहीं और रुकना चाहिए। राजकुमार हंसते हुए बोला, तुम बहुत डरपोक हो, यहां क्या खतरा हो सकता है? देखो बाग कितना हरा भरा और सुंदर है। वजीर के लड़के ने फिर कहा, आप माने या ना माने, मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी और घोड़े को फाटक के अंदर ले। पर दोनों ने देखा कि हवा में एक आकृति उनकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। यह देखकर वे डर के मारे कांप उठे। जैसे ही हवा का वेग रुका, वह आकृति धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। शक्ल देखकर दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि वे डर के मारे पेड़ से गिर जाएंगे। पर वह एक परी थी जो नीचे उतरकर चारों ओर देखने लगी। तभी इधर उधर से और परियां भी आ गईं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने उस जगह पर पानी का छिड़काव किया, लेकिन वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से पूरा बाग महक उठा। अब तो दोनों की नींद पूरी तरह उड़ गई। वे पेड़ पर बैठे बैठे आंखें फाड़कर देख रहे थे कि परियां आगे क्या करती हैं। तभी एक और परी हवा में उड़ती हुई आई और उसके साथ कुछ और परियां भी आ गईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने जमीन पर कालीन बिछा दिए। फिर जैसे ही उन्होंने कुछ किया, पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। यह देखकर दोनों के प्राण मुंह में आ गए, क्योंकि इतनी तेज रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। उस रोशनी में उन्होंने देखा कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चलने लगे। बाग के पेड़ पौधे अब और भी सुंदर और मोहक लगने लगे। राजकुमार थोड़ा हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा, जल्दी नीचे आओ हमारी राजकुमारी, तुम्हारी राह देख रही है। राजकुमार के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह नीचे उतरा और परी के साथ चल पड़ा। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सिंहासन पर थोड़ी जगह बनाकर कहा, आओ यहां बैठो। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से जवाब दिया, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूं, तो तुम राजकुमार हो। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो यहां से बहुत दूर हमारा राज्य है और मैं वहां की राजकुमारी हूं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहां आए और आज तुम आ गए। ये कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एकटक देखा। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर जाएगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने मधुर शब्दों में कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर जैसे बिजली गिर गई। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा सख्त होकर पूछा। राजकुमार ने कहा,
क्योंकि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिलेंगी मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। पर राजकुमारी ने नरम भाव से कहा, ओ तो ये बात है, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। प्रतिज्ञा बहुत पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। राजकुमार ने पूछा, वह शर्त क्या है? राजकुमारी ने कहा, पद्मिनी को लेकर तुम यहां आओगे और फिर मुझसे विवाह करके अपने राज्य लौट जाओगे। राजकुमार ने कहा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंहल द्वीप कैसे पहुंचोगे? राजकुमार ने जवाब दिया, वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तुम बहुत भोले हो, वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। रास्ते में एक जादुई नगरी आती है और सिंहल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा सकता है। राजकुमार हैरानी से बोला, तो क्या करेंगे? राजकुमारी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो। ये लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूं। जब तक तुम इसे अपनी अंगुली में पहने रहोगे तब तक तुम पर किसी भी जादू का असर नहीं होगा। यह कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक अंगूठी दी। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने सिर झुकाकर उसका धन्यवाद किया। रात बीतने वाली थी, इसलिए राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियां भी सारा सामान समेटकर अलग अलग दिशाओं में चली गई। राजकुमार राजकुमारी से विदा लेकर खुशी खुशी वापस उस जगह पहुंचा जहां वजीर का बेटा उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत देखकर वजीर के बेटे की जान में जान आई। वह पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने उसे सारी बातें सुनाई और कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर आगे चल पड़े। जब वे बाग के फाटक पर पहुंचे तो फाटक अपने आप खुल गया और वे बाहर निकल गए। राजकुमार ने चलते हुए कहा, यह तो पहला पड़ाव था, आगे ना जाने कितने और पड़ाव आएंगे। वजीर का बेटा गंभीर होकर बोला, यहां से तो हम सही सलामत निकल आए, लेकिन आगे हमें बहुत होशियार रहना होगा। वे जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और जोर की बारिश होने लगी। वे दोनों एक घर में रुके। रात भर जागने के कारण राजकुमार लेटते ही गहरी नींद में सो गया, लेकिन वजीर के बेटे को नींद नहीं आई। वह सारी रात बैठा रहा। राजकुमार और वजीर का बेटा एक घर में रुके हुए थे। तब अचानक एक काला नाग पास के कमरे से बाहर निकला। वह नाग उसी घर का मालिक था और जब उसने वहां अजनबी लोगों को देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गया। नाग जोर से फुफकार लगा और सीधे सोते हुए राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो गहरी नींद में था, उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वजीर के बेटे ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सांप पर वार कर दिया। उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए और उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। वजीर का बेटा उठकर दरवाजे के पास आ गया और बाहर का नजारा देखने लगा। वह सोचने लगा कि राजकुमार ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उसे लगा कि अब भी अगर राजकुमार का मन बदल जाए तो अच्छा होगा और वे वापस लौट जाएं। पर वह जानता था कि राजकुमार बहुत जिद्दी है, जो वह ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। वजीर के बेटे के मन में इसी तरह के कई विचार आते जाते रहे। जब बारिश थमी तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार नींद से उठते हुए बोला, बहुत गहरी नींद आ गई थी, अगर तुम मुझे न जगाते तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी नजर नाग के टुकड़ों पर पड़ी। वह हैरान होकर खड़ा हो गया और बोला, ये क्या? वजीर के बेटे ने उसे सब कुछ बताया और कहा, अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर मैं भी सो गया होता तो यह नाग हम दोनों को डस लेता और हमारी यात्रा यहीं खत्म हो जाती। राजकुमार ने वजीर के बेटे की पूरी बात सुनकर कहा, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता, और याद रखो, हम एक बड़े काम के लिए जा रहे हैं। वजीर के बेटे ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने अपना सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। रास्ते में एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था और आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। उन्होंने वहां रुककर भोजन किया।
थोड़ी देर आराम किया और फिर से यात्रा पर निकल पड़े। आगे एक बहुत घना जंगल आया। वह जंगल इतना घना था कि वहां हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उस जंगल में जंगली जानवर आजादी से घूमते थे और डाकू भी छिपे रहते थे। वहां से सुरक्षित निकलना आसान नहीं था। जब वजीर के बेटे को यह पता चला तो उसका दिल डर से कांप उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो बिना डरे आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसने कहा, अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों से डर गए तो हमारा काम कैसे पूरा होगा। दोनों साहस के साथ जंगल में घुस गए। जैसा बताया गया था, जंगल वैसा ही डरावना था। वहां रात जैसा अंधेरा फैला हुआ था। आगे आगे राजकुमार चल रहा था और उसके पीछे वजीर का बेटा। और आखिरकार जंगल खत्म हो गया। खुला मैदान आ गया, लेकिन दिन भी ढल चुका था। दोनों बहुत थके हुए थे। वजीर के बेटे ने कहा, अब हमें यहीं कहीं रुक जाना चाहिए। हम बहुत थक चुके हैं और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो गए हैं। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्हें पेड़ों की झुरमुट में एक जगह मिली जहां उन्होंने अपना डेरा डाला। पास में एक कुआं था। उससे पानी लेकर दोनों ने स्नान किया और तरोताजा होकर खाना खाया। वजीर के बेटे ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, आज की रात मैं खूब सोऊंगा, तुम पहरा देना। राजकुमार ने कहा, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए, पर वजीर के बेटे की आंखें थकावट के बावजूद भी नहीं लग रही थीं। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। थोड़ी देर पहरा देने के बाद राजकुमार बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वजीर का बेटा, जो उसका सेवक था, गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। सुबह होने पर उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार आंखें मलते हुए बोला, मैंने बहुत कोशिश की जागता रहूं, लेकिन मैं इतना थक गया था कि मुझे नींद आ गई। वजीर के बेटे को उस पर दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं। वे दोनों तैयार होकर फिर से आगे बढ़े। कुछ समय बाद उन्हें एक नगर दिखाई दिया। यह देखकर वजीर के बेटे का माथा ठनक गया। उसे याद था कि परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादुई नगरी आएगी। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे से निकल चलते हैं। लेकिन राजकुमार ने कहा, हम इतना समय जंगलों में बिताने के बाद नगर में कैसे नहीं जाएं? अंततः दोनों नगर में प्रवेश कर गए। राजकुमार नगर की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, वाह, ऐसी नगरी को देखने का आनंद तुम मुझसे छीनना चाहते थे। दोनों घोड़ों पर सवार होकर नगर के अंदर बढ़े। अचानक एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। राजकुमार घोड़े से उतरकर बगीचे की सुंदरता को निहारने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और राजकुमार से लिपटकर रोने लगी। जब उसकी सिसकियां रुकी तो बुढ़िया बोली, मेरे बेटे, तुम कहां चले गए थे? राजकुमार हैरान रह गया था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वह फिर से रोने लगी। राजकुमार को उस बुढ़िया पर दया आ गई और उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? बुढ़िया ने सिसकते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर के अंदर चलो। राजकुमार ने सोचा कि बुढ़िया का पीछा छुड़ाने के लिए उसका कहना मान लेना ही ठीक होगा। वजीर के बेटे ने उसे मना किया, पर राजकुमार नहीं माना। उसने कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूं। इसके बाद वह बुढ़िया के साथ उसके घर चल दिया। जैसे ही वे घर के अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया। वजीर का बेटा दरवाजे पर गया और खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह सोचने लगा, यह तो नई मुसीबत लगती है, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया और राजकुमार को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। आखिरकार वह दरवाजे के पास बैठ गया और इंतजार करने लगा। घंटों बीत गए, लेकिन ना दरवाजा खुला और ना ही राजकुमार बाहर आया। अंदर क्या हो रहा था, इसका वजीर के बेटे ने कभी सोचा भी नहीं था। हंसी आ रही है। राजकुमार को लाने वाली बुढ़िया वास्तव में एक जादूगरनी थी। उसने राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी देखी जिस पर कोई जादू नहीं चलता था। उसने चालाकी से राजकुमार का हाथ पकड़कर उसकी अंगूठी उतार ली और उसे अपने वश में कर लिया। इसके बाद जादूगरनी ने राजकुमार को मक्खी बना दिया और मक्खी दीवार पर जाकर बैठ गई। जादूगरनी ने फिर से अपना असली रूप दिखाया और राजकुमार को इंसान बना दिया। वह हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद तुम जैसा व्यक्ति मिला है। राजकुमार हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुढ़िया कहाँ गई और यह सुंदर युवती कहाँ से आई। उसकी हालत देखकर लड़की जोर से हंसी और बोली, डरने की जरूरत नहीं है, मैं
तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। आओ मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने उदासी से कहा, मैं यहां रुक नहीं सकता। मुझे जल्दी सिंहल द्वीप पहुंचना है और रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम वहां कैसे जाओगे? राजकुमार ने अनजान बनकर पूछा। क्यों? युवती बोली, तुम सिंहल द्वीप पहुंचना तो मुश्किल है, और अगर पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकोगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। युवती ने उसे काले और सफेद बाल दिए जो उसे सहायता प्रदान करेंगे। राजकुमार के खोए हुए प्राण वापस आ गए और वह उस युवती का आभार मानना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह चुपचाप खड़ा रहा। युवती ने कहा, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? युवती ने गंभीर होकर कहा, जब तुम रानी पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो मुझे भी साथ ले चलोगे। राजकुमार ने सहजता से कहा, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। युवती ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम जल्दी में हो, लेकिन आज की रात तुम्हें मेरे साथ चौपड़ खेलनी होगी। राजकुमार पहले तैयार नहीं था, लेकिन युवती के आग्रह पर मान गया। उन्होंने रात भर चौपड़ खेली। राजकुमार हर बार जीतता रहा, लेकिन युवती हार कर भी दुखी नहीं हुई। उसे राजकुमार की बुद्धिमानी का अंदाजा हो गया था। सवेरा होने से पहले युवती ने राजकुमार को उसकी अंगूठी लौटा दी और एक डिब्बी में 2 बाल दिए, काला और सफेद। उसने कहा, काला बाल जलाने पर पिशाच आएंगे और सफेद बाल जलाने पर देवता तुम्हारी मदद करेंगे। युवती ने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और दरवाजा खोल दिया। बाहर वजीर का बेटा राजकुमार का इंतजार करते हुए परेशान था। दरवाजा अचानक खुला और राजकुमार बाहर निकला। वजीर का लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह खुशी से दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह रोने लगा। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छा ही होता है। फिर उसने जादूगरनी की पूरी कहानी सुनाई और कहा, अगर आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन वे दूर हो जाती हैं। वजीर के लड़के ने कहा, आप सही कहते हैं, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। वे फिर आगे बढ़े। नगरी से निकलकर वे खुले मैदान में पहुंच गए, जहां खेतों में फसलें उग रही थीं और लोग अपने अपने काम में लगे थे। रास्ते में उन्हें एक आश्रम मिला, जहां एक साधु बैठे थे। राजकुमार ने साधु से कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम यहां रात बिता सकते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह आश्रम है, तुम आराम से रह सकते हो। राजकुमार ने घोड़ों को बांध दिया और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। खाने के बाद साधु महाराज भी आए और बातचीत करने लगे। साधु ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने विस्तार से बताया और अंत में कहा, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। राजकुमार और वजीर का बेटा एक आश्रम में 4 दिन रुके, जहां बाबा ने उन्हें जीवन के बड़े उद्देश्य और साहस के साथ कार्य करने की सीख दी। बाबा ने राजकुमार को एक खास भभूत दी, जिसे खाकर वह सबको देख सकता था, पर उसे कोई नहीं देख सकेगा। बाबा ने उन्हें आगे की कठिन यात्रा के लिए तैयार किया और फिर वे दोनों आश्रम से रवाना हो गए। चलते चलते वे एक जलाशय के पास रुके, स्नान और भोजन किया, फिर आगे बढ़े। रास्ते में पक्षियों की उड़ान और प्रकृति की गति को देखकर राजकुमार ने जीवन की गतिशीलता पर विचार किया। रात के समय जब वे एक पेड़ के नीचे रुके, राजकुमार को नींद नहीं आई। तभी एक तोता और मैना पेड़ पर आकर बैठ गए और बात करने लगे। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था, इसलिए वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने मैना से कहा, कुछ सुनाओ जिससे रात कटे। मैना ने जवाब दिया, इस नगर के राजा की बेटी बीमार है, उसे बहुत से वैद्य देख चुके हैं, पर कोई ठीक नहीं कर पाया। तोते ने पूछा, क्या कोई उपाय है? मैना ने बताया, इस पेड़ की जड़ घिसकर अगर राजकुमारी को पिलाई जाए तो वह ठीक हो जाएगी। राजकुमार ने यह सुना और तुरंत पेड़ की जड़ काट ली। अगली सुबह राजकुमार और वजीर का बेटा एक नगर में पहुंचे, जहां राजकुमारी की गंभीर बीमारी की चर्चा थी। नगर में घोषणा हो रही थी कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा, राजा उसकी शादी अपनी बेटी से कर देगा और आधा राज्य देगा। यह बात राजकुमार को एक रात पेड़ पर बैठे तोते और मैना की बातचीत से पता चली थी। महल के फाटक पर पहुंचते ही राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि वह राजकुमारी का इलाज करेगा।
उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने निराश होकर कहा, बड़े से बड़े वैद्य मेरी बेटी को ठीक नहीं कर सके हैं। राजकुमार ने कुछ नहीं कहा। उसने थोड़ा पानी लिया और उसमें पेड़ की जड़ को घिसकर राजकुमारी के बेहोश होठों पर लगाया। होठों पर पानी लगा ही था कि राजकुमारी के बदन में हलचल हुई। राजकुमार ने थोड़ी देर में और पानी उसके मुंह में डाला। कुछ समय बाद राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया और उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपने वादे के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी और आधे राज्य को ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार ने राजकुमारी के ठीक होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बताई। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और चाहो तो यही राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और मान सम्मान के साथ विदा देते हुए कहा, यहां से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वे तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सब समाचार मिल चुका था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजकुमार ने वजीर के लड़के को पिछली रात की घटना सुनाते हुए कहा, इस दुनिया में कभी कभी चमत्कार हो जाता है। यदि हम उस पेड़ के नीचे नहीं ठहरते तो यह करिश्मा नहीं होता। हमें तोता और मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था, इसीलिए राजकुमार उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें एक गुफा मिली जहां बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और प्रणाम करके खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और जिज्ञासा से पूछा, कैसे आए हो? राजकुमार ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा ने आत्मीयता से कहा, वत्स, तुमने एक कठिन और जोखिम भरा कार्य किया है। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो कठिन काम करने के लिए ही बना है। बाबा की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, अब तुम सिंहल द्वीप के पास हो, लेकिन महासागर पार करना होगा। राजकुमार ने बिना झिझक के कहा, बाबा, जो शक्ति मुझे यहां तक ले आई वही इस कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। राजकुमार ने कृतज्ञता से बाबा के चरणों में सिर रखा और विदा ली। घोड़े पर सवार होकर वह भाव विभोर था। उसने कहा, राजा बड़ा उदार था। उसने समस्या का हल कर दिया, लेकिन अचानक उसे चिंता सताने लगी। वह तो खड़ाऊ की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा? राजकुमार ने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौटकर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहोगे। वजीर का लड़का हैरान रह गया। अकेला राजकुमार कैसे किले को फतह कर सकेगा? उसने अपनी आशंका व्यक्त की। राजकुमार ने धीरज बंधाए हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास साधन है। राजकुमार का मन परेशान था और वजीर का लड़का भी भीतर ही भीतर चिंतित था। वे दोनों सागर के पास पहुंचे, जहां विशाल लहरें एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। अगले दिन परात प्रस्थान करने का निर्णय लिया। तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़े को प्यार किया और वजीर के लड़के के बहते आंसू पोंछकर उसे सीने से लगा लिया। सूर्य की पहली किरण के साथ उसने खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर कदम रखा। ज्यों ही पानी में पैर रखा, उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन वह पानी पर ऐसे खड़ा था जैसे धरती पर धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। राजकुमार का दिन सागर पर चलते चलते बीता। अंततः उसे सिंहल द्वीप दिखाई दिया, लेकिन दूर से काले राक्षस द्वीप की रक्षा कर रहे थे। उसने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह राक्षसों के बीच बेधड़क पहुंच गया, लेकिन उनके डरावने रूप देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह पहले शहर का भ्रमण करेगा और फिर आगे की योजना बनाएगा। वह शहर के हर कोने में घूमा और पद्मिनी के महल तक भी पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि महल में जबरदस्ती घुसना असंभव है और उसे कुछ और उपाय सोचना होगा। नगर बेहद सुंदर था। चारों ओर हरियाली के कालीन बिछे थे, रंग बिरंगे फूलों से महक रहा था और गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे।
शहर की सड़कें साफ सुथरी थीं, जैसे वह स्वर्ग में हो। घूमते हुए उसे ध्यान आया कि अदृश्य तो हो गया है, पर अब असली रूप में कैसे लौटेगा। तभी बाबा सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे दूसरी भभूत की डिबिया दी, जिससे वह फिर से दिखने लगा। बाबा ने चेतावनी दी कि इसे होशियारी से इस्तेमाल करें। फिर राजकुमार ने काला बाल जलाकर राक्षसों को बुलाया और पहरेदार राक्षसों को मार गिराने का आदेश दिया। इसके बाद सफेद बाल जलाकर देवताओं से कीमती जहाज मंगवाया, जो हीरे जवाहरात और आभूषणों से भरा था। नगर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बड़ा सौदागर आया है। लोगों में अचंभा था कि ऐसा अचानक कैसे हुआ, पर सौदागर अपने बेशकीमती आभूषणों के साथ वहां मौजूद था। यह खबर राजमहल तक पहुंची। पद्मिनी ने सुनकर कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। पद्मिनी के दूध तुरंत व्यापारी बने, राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश सुनाया। राजकुमार यही चाहता था और महल में पद्मिनी से मिलने पहुंचा। पद्मिनी सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। उसने अभिवादन किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत दिया। पद्मिनी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूं। पद्मिनी ने कहा, वहां क्या करते थे? राजकुमार ने कहा, मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूं। पद्मिनी ने गंभीर होकर पूछा, यहां कैसे आए हो? राजकुमार ने कहा, सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की परखी और प्रेमी हैं। राजकुमार ने पद्मिनी के रूप से मोहित होकर उसके समक्ष आभूषण दिखाने का प्रस्ताव रखा। पद्मिनी ने कहा, तो तुम कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार ने विनम्रता से कहा, जी हां। पद्मिनी ने पूछा, कहां है? राजकुमार बोला, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है। पद्मिनी मुस्कुराकर बोली, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? राजकुमार ने कहा, अवश्य, मैं यहीं इसी उद्देश्य से आया हूं। पद्मिनी ने कहा, ठीक है, कल मेरा दूध तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ अच्छे आभूषण लेकर आना। राजकुमार ने विदा तो ली, लेकिन पद्मिनी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि लौटते समय बार बार मुड़कर देखता रहा। जहाज पर आकर भी वह उसके मुंह में डूबा रहा। उसकी भूख, प्यास और नींद सब गायब हो गई। अचानक बाबा उसके सामने प्रकट हुए और बोले, क्या तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो? ऐसे स्थान पर देरी करना अच्छा नहीं है। कौन जाने क्या मुसीबत आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार ने सिर झटक कर अलमारी खोली और कुछ साधारण आभूषण निकाले ताकि पद्मिनी नाराज हो जाए। उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। अगले दिन शाम हो गई, पर कोई दूत उसे लेने नहीं आया, जिससे वह निराश हो गया। जब राजकुमार को महल से बुलावा नहीं आया, तो वह निराश होने लगा। तभी दूत आया और उसे तुरंत महल चलने को कहा। महल पहुंचने पर राजकुमार ने देखा कि पद्मिनी शीशों से सजे कक्ष में उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने अभिवादन किया और राजकुमार ने आभूषण दिखाने शुरू किए। पद्मिनी एक एक आभूषण को अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती और पसंद आने पर अलग रख देती। कभी कभी वह राजकुमार से भी सलाह लेती। जब काफी देर हो गई तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। राजकुमार ने अनमने भाव से विदा ली और अगले दिन के लिए और बेहतरीन आभूषण तैयार किए, जिन्हें पद्मिनी अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन दूध फिर आया और दोपहर से पहले राजकुमार महल पहुंच गया। इस बार पद्मिनी आभूषणों को देखकर चकित रह गई और उनमें से कई पसंद कर ली, परंतु उसने देखा कि अधिकांश आभूषणों की जोड़ियां अधूरी थीं। पद्मिनी ने खींचकर पूछा, ये क्या है? राजकुमार ने जवाब दिया, अभी जहाज पर और आभूषण हैं। मैंने सोचा कि जब आप अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी खींचते हुए बोली, ये तुमने क्यों सोचा? राजकुमार ने कहा, मेरा मन था कि आप आभूषणों का पूरा भंडार देखें। अगर आप चाहे तो जहाज पर चलकर खुद देख लें। पद्मिनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर राजकुमार की बात मान ली। राजकुमार जहाज पर लौट आया और तय समय पर पद्मिनी भी जहाज पर पहुंच गई। आभूषणों का भंडार देखकर वह इतनी खो गई कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। काम खत्म कर वह लौटने लगी। तब राजकुमार ने कहा, अब आप कहां जाएंगी और कैसे? पद्मिनी चौंक कर बोली, क्यों? राजकुमार ने कहा, क्या आप देख नहीं रही हैं? जहाज चल रहा है और हम किनारे से काफी दूर हैं। पहले तो पद्मिनी ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब सच देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तुमने मेरे साथ छल किया है। राजकुमार हंसते हुए बोला, हम सिंघल द्वीप से दूर निकल आए हैं।
पद्मिनी का चेहरा डर से सफेद हो गया। राजकुमार ने कहा, डरो मत, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूं। फिर उसने पद्मिनी को पूरी कहानी बताई और कहा, तुम्हें पाने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। तभी समुद्र में तूफान आ गया, जहाज हिलने लगा। राजकुमार ने कहा, घबराओ मत, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान तेज हो रहा था, बड़ी लहरें जहाज से टकराने लगी और जहाज डगमगाने लगा। डर के मारे पद्मिनी राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तूफान धीरे धीरे शांत हुआ और थकी हुई पद्मिनी सो गई, लेकिन राजकुमार जागता रहा। अचानक उसे धीमी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि तोता और मैना आपस में बात कर रहे हैं। तोता ने मैना से अपनी बात बताने को कहा। मैना ने कहा, इस जहाज पर 2 प्यारे लोग हैं, लेकिन इनकी जिंदगी खतरे में है। तोते ने पूछा, क्या होने वाला है? मैना बोली, जब जहाज किनारे लगेगा वजीर का बेटा इन्हें एक घर में ठहराएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह घर गिर जाएगा और दोनों उसमें दब जाएंगे। इनकी जान बचाने का एक ही उपाय है कि ये उस घर में न ठहरे। फिर मैना ने कहा, सुबह राजकुमारी जैसे ही जूती पहनेगी, उसमें छिपा सांप उसे काट लेगा। अगर कोई सुन रहा है तो राजकुमारी से पहले उठकर सांप को मार दे। राजकुमार और पद्मिनी की यात्रा में कई मुश्किलें थीं। मैना ने राजकुमार को बताया कि आखिरी बाधा एक उड़न खटोला है, जो उड़ान के दौरान खराब हो जाएगा और उनके गिरने से दोनों की मौत हो जाएगी। तोता चिंतित होकर इसका समाधान पूछता है और मैना कहती है कि अगर कोई उन्हें उड़न खटोले में बैठने से रोके तो वे सभी मुसीबतों को पार कर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। राजकुमार ने मैना की बात ध्यान से सुनी और उन आने वाली मुश्किलों से डर गया, लेकिन बचने का उपाय जानकर उसे राहत मिली। सुबह होते ही पक्षी उड़ गए और जहाज किनारे पर पहुंच गया। वहां वजीर का लड़का उनका स्वागत करता है। राजकुकिया पद्मिनी का परिचय कराते हुए कहा कि यह वजीर का लड़का उसका सच्चा साथी है। वजीर के लड़के ने ठहरने के लिए एक भवन का इंतजाम किया था, लेकिन राजकुमार को मैना की चेतावनी याद आई और उसने वहां रुकने से मना कर दिया। फिर वजीर का लड़का एक दूसरा भवन ढूंढ लाया और वे लोग वहां ठहर गए। राजकुमार ने देर तक पद्मिनी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और फिर वे सो गए। पद्मिनी तो सो गई थी, लेकिन राजकुमार रात भर जागता रहा। भोर होने से पहले उसने देखा कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी की जूती में बैठ गया। राजकुमार चिंतित होकर इस घड़ी का इंतजार कर ही रहा था। उसने अपनी तलवार निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर दिए और उसे बाहर फेंक दिया। इसके बाद वह पद्मिनी के उठने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की चमक लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराया और उसके पास जाकर उसके मुलायम बालों को सहला रहा। पद्मिनी मन ही मन खुश हो रही थी कि उसे जीवन साथी के रूप में एक सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिला। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का सोचा और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से मना कर दिया। वजीर के लड़के को बुरा लगा। तब राजकुमार ने उसे जहाज में तोते और मैना द्वारा की गई बात बताई। अब वजीर का लड़का समझ गया। इसके बाद राजकुमार ने वजीर के लड़के को राजघर भेज दिया। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में जा रहे हैं जिनकी खड़ाऊ पहनकर मैंने सागर पार किया था, वे उन्होंने ही दी थी। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका रहस्य खुल गया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले ही हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही। अंत में जब आसमान टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिनों से उनकी राह देख रहे थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग लंबा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। आश्रम में मेहमान एक दिन रुकना चाहते थे, लेकिन बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहां के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, पद्मिनी, यह आश्रम तुम्हारा है, जब जी चाहे फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दी और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले। राजगढ़ अब भी दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था
कि वह उनकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वर्ण करें और उनका आधा राज्य ले लें। राजकुमार ने अपने घोड़े को उस नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ समय बाद वे और पद्मिनी वहां पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत खुश हुए और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ राजकुमार और पद्मिनी का स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से अनुरोध किया कि वह राजकुमारी को अपने साथ ले जाए। राजकुमार ने सहर्ष यह स्वीकार कर लिया, लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने इसे लेने से मना कर दिया। राजकुमार एक दिन वहां ठहरे और राजा का आतिथ्य स्वीकार किया। अगले दिन वह पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हुआ। अब उनका अगला पड़ाव भभूत वाले बाबा का आश्रम था। सभी लोग प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए आश्रम के नजदीक पहुंचे। वहां घोड़ों से उतरकर वे पैदल आश्रम तक गए। बाबा उन्हें देखकर समझ गए कि यह पद्मिनी और राजकुमार हैं। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत किया। 3 दिन आश्रम में बिताने के बाद वे राजगढ़ के लिए रवाना हुए। बाबा ने जलाशय तक उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। राजकुमार और पद्मिनी आगे बढ़ते गए। काफी चलने के बाद जब बस्ती की इमारतें दिखने लगीं तो राजकुमार ने कहा, देखो वही नगरी आ गई जहां मैंने एक रात बिताई थी। उसने पद्मिनी को वहां की पूरी बात सुना दी। यह सुनकर पद्मिनी का चेहरा फीका पड़ गया, जिसे देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मिनी डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसने के बाद वे जादूगरनी के घर गए। वहां बुढ़िया के बजाय एक युवती मिली। राजकुमार को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आई और खुशी से बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देखा और कहा, वाह, यही है पद्मिनी जी, आओ बहन, अपने घर में आओ। युवती ने उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और सबने वहीं रात बिताई। अगली सुबह युवती ने उन्हें जल्दी जगाया। तैयार होकर राजकुमार और पद्मिनी घर के बाहर आए। युवती ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार व पद्मिनी के साथ चल पड़ी। राजकुमार और पद्मिनी की यात्रा खुशी से आगे बढ़ रही थी। दोपहर हो चुकी थी, इसीलिए राजकुमार ने घोड़े को रोककर एक छायादार पेड़ के नीचे आराम किया और भोजन किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे जंगल से होते हुए फिर चल पड़े। जंगल पार करके अब दिन ढलने लगा था। राजकुमार को अपना एक और वादा पूरा करना था और वह बाग पास ही था। कुछ दूरी पर बाग का बड़ा फाटक दिखाई देने लगा। जैसे ही राजकुमार फाटक के अंदर गया, फाटक बंद हो गया, लेकिन इस बार उसे छिपना नहीं पड़ा। परियां आईं और राजकुमार से मिली। राजकुमार ने रानी पद्मिनी का परिचय सबके सामने कराया। वहां भी वे 2 दिन रुके और तीसरे दिन परी राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। अब राजकुमार अपने राज्य की सीमा में पहुंच चुके थे। वजीर का बेटा पहले ही आकर उनके स्वागत की तैयारी कर चुका था। जैसे ही राजकुमार पद्मिनी के साथ महल में पहुंचा, चारों तरफ बाजे बजने लगे और फूल बरसाए गए। राजा ने राजकुमार का स्वागत किया और उसे गले लगाकर उसकी बहादुरी की सराहना की। राज दरबार में राजकुमार का तथा राजकुमारियों का स्वागत महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थीं। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगीं। भाभी कुछ कहे उससे पहले ही राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उलाहना ना दिया होता तो ये हीरे जैसी राजकुमारियां कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गईं। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गईं। प्रजा आनंदित हुई, राजा खुश हुआ और यह कहानी भी यहीं पर खत्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।